लास्ट क्लास में हम लोग बात कर रहे थे, माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स पे डिस्कशन कर रहे थे, और उससे पहले हम लोगों ने डिसीजन मेकिंग पे बात किया था। तो ऑल्दो हम लोगों ने माइक्रो एंड मैक्रो के बारे में चर्चा कर लिया था, बट अब सवाल उठता है, क्या हम माइक्रो इन्वायरमेंट का जब स्टडी कर रहे होते हैं या माइक्रो इन्वायरमेंट का जब हम एनालिसिस कर रहे होते हैं, तो क्या हमें मैक्रो मैक्रो इन्वायरमेंट को भी कंसीडर करना पड़ता है? जी हाँ, कंसीडर करना पड़ता है। क्यों? व्हाई? रीजन सिंपल है। देखिए, ओवरऑल जो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट है उसी के अंदर में बिजनेस किया जाता है, और आज की परिस्थिति आप देख सकते हो, टोटल ग्लोबली बोल सकते हो आप, या एक कंट्री लेवल पे बात कर सकते हो, तो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट बहुत अच्छा नहीं है। अगर इकोनॉमिक इन्वायरमेंट ओवरऑल अच्छा नहीं है तो इसका इम्पैक्ट इंडिविजुअल्स यूनिट्स पे भी पड़ेगा। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस हैज आल्सो गॉट एन इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले। मैक्रो इकोनॉमिक्स एनालाइज करता है बैकग्राउंड ऑफ इकोनॉमिक कंडीशंस। अभी इकोनॉमिक कंडीशंस हमारे देश की कैसी है? कुछ सेगमेंट को छोड़ दें, मेडिसिन, फार्मा, एफएमसीजी, अदरवाइज ऑल अदर इंडस्ट्री जो भी है, जो लग्जरियस है, दे आर नॉट इन गुड शेप, डिमांड फॉल कर रहा है। तो बैकग्राउंड ऑफ इकोनॉमिक कंडीशंस इन एन इकोनॉमी व्हिच विल इमेंसली इन्फ्लुएंस द इंडिविजुअल्स फॉर्म्स। सिंपल सी बात है, अभी आज के डेट में बहुत सारे इंडिविजुअल फॉर्म में बहुत सारे डिसीजंस लिया है और इनका परफॉर्मेंस भी प्रभावित हुआ है। बहुत सारे ने अपने बिजनेस को बंद कर दिया। अभी रिसेंटली एक डाटा आया था, मींस ड्यूरिंग द कोविड, जो लास्ट वेव 1 वेव 2 के अंदर में कितने नंबर ऑफ बिजनेसमैन ने जीएसटी सरेंडर कर दिया, कैंसिल करवा लिया, ऑटोमेटिक सुओ मोटो कैंसिल हो गया। मींस ये चीज इंडिकेट करता है जो कहीं ना कहीं बिजनेस पे बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ा है। आप स्कूल इंडस्ट्री को ले सकते हैं, एजुकेशन इंडस्ट्री भी बहुत बड़े पैमाने पे हैम्पर हुआ है। चिल्ड्रेन को जो गुड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अवेलेबल होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है, बिकॉज इंटरेक्शंस नहीं हो रही है। छोटे छोटे बच्चे हैं, घर में हैं, ऑनलाइन क्लास में उन्हें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं आता है, इंटरेक्टिव नहीं हो पाते हैं, और स्कूल जाके जो उनको एक इन्वायरमेंट मिलता था वो इन्वायरमेंट नहीं मिल पा रहा है। तो इस तरह से इंडिविजुअल्स फॉर्म प्रभावित होती हैं, और इसीलिए बिजनेस फॉर्म्स को नीड्स a thorough understanding of macro environment in which they functions. मैक्रो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अब मैक्रो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, अगर कोई इंडिविजुअल्स व्यक्ति कोई अगर फैक्ट्री सेटअप करनी चाहती है तो प्राइस का लेवल क्या होगा, इंटरेस्ट रेट क्या होगा, उसे समझना होगा। इन्वेस्टमेंट का पैटर्न समझना होगा, सेविंग्स की बातें समझनी होगी, रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ कंट्री का क्या है। इससे एक इंडिविजुअल्स के डिसीजंस पे भी फर्क आता है, और खास तौर से इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट, ये बहुत ही यूजफुल होता है फॉर द बिजनेस इकोनॉमिस्ट इन फ्रेमिंग सुटेबल पॉलिसी। उस जिस बिजनेस में वो बिजनेसमैन होता है उसके लिए जो पॉलिसियां फ्रेम करनी होती है वह मैक्रो इन्वायरमेंट के कंडीशंस पे अपने जो पॉलिसियां होती है वो फ्रेम करते हैं। और किसी भी बिजनेस का लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स डिटरमाइंड बाय प्रिवेलिंग मैक्रो इकोनॉमिक्स फैक्टर्स। नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, ये जो इकोनॉमिक वर्ल्ड है जो अपने आप में एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स है। अच्छा बच्चों, कोई ऐसे वर्ड होंगे इंग्लिश के
अगर आपको इसकी मीनिंग नहीं समझ में आती है या मैं एक्सप्लेन नहीं करता हूं, मैं सोचता हूं जो आपको मालूम है, तो आप पूछेंगे वहां पे। तो हमारा जो इकोनॉमिक वर्ल्ड है एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स है, बहुत ही जटिल है, एंड लॉट ऑफ इंटरडिपेंडेंस है, एक दूसरे पे जुड़ा हुआ होता है। बैंक का इंटरेस्ट रेट, अगर बैंक का इंटरेस्ट रेट फॉल होता है तो रियल एस्टेट सेक्टर जो है सो कंस्ट्रक्शन में बिल्डिंग की डिमांड होने लगती है। हाँ, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉल होने से कहीं ना कहीं जो बैंकिंग सेक्टर है उसका इनकम प्रभावित होता है। अब अभी हम इंटरडिपेंडेंस पे बात कर रहे हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं। आज हमारी करेंसी डिवैल्यूएट कर रही है इंटरनेशनल मार्केट में। तो हम तो सोच सकते हैं जली मैम, जो हमें नुकसान हो रहा है, क्या बच्चे आप लोग सहमत है ना, हमें नुकसान हो रहा है हमारे देश को? Yes. ओके, in one sector, in one parlance, we can say that we have to pay more जब हम इंपोर्ट करते हैं। जब हम कोई चीज खरीदते हैं इंटरनेशनल मार्केट में तो हमें ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, बिकॉज डॉलर परचेज करना पड़ेगा, क्योंकि जो भी हम इंपोर्ट करते हैं उसका पेमेंट हम डायरेक्टली रुपी करेंसी में नहीं कर सकते, क्योंकि रुपी करेंसी इज नॉट फुल्ली कन्वर्टेबल। तो रुपी करेंसी क्या है? फुल्ली कन्वर्टेबल नहीं है। अब दूसरा बात करते हैं एक्सपोर्ट के केस में। अब जब हम एक्सपोर्ट करेंगे तो हमें पैसा डॉलर में आएगा। अब जब डॉलर को बेचेंगे तो हमको ज्यादा रुपया मिलेगा, और यही कारण है जो भी आईटी सेगमेंट है, आउटसोर्सिंग वाले काम करता है, जो इंटरनेशनल बीपीओ जितने भी ऑर्गेनाइजेशन जैसे टीसीएस हो गया, विप्रो हो गया, इन सबको मुनाफा हो रहा है। जो भी हमारे देश में एक्सपोर्ट कर रहा है या एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स या सर्विस, तो उनको पेमेंट मिल रहा है डॉलर में, और डॉलर को जब सेल करते हैं तो उसको ज्यादा करेंसी मिल रहा है, ज्यादा रुपया मिल रहा है, इंडियन रुपीज दे आर गेटिंग 1 = 73। जब हम पे करते हैं तो नुकसान हो रहा है। एक तो कहीं ना कहीं हम इंटरडिपेंडेंस है, बिजनेस इंटरडिपेंडेंस एक दूसरे से। अब डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी हो रहा है, तो आज के डेट में एक्सपोर्ट करना फायदेमंद का सौदा है, बट अगर हम इंपोर्ट करते हैं तो नुकसान का सौदा है, मींस ज्यादा पे करना होगा। दूसरा चीज, अगर हमने लोन लेके रखा है इंटरनेशनल मार्केट में, मींस फॉरेन से मींस डॉलर में हमने लोन ली है अदर कंट्री से, तो अब जो इंटरेस्ट पे करना होगा हमें वो ज्यादा पे करना होगा, बिकॉज हमें डॉलर में पे करना है, उसके लिए हमको ज्यादा रुपये एक्सपेंड करना होगा। लेकिन अगर हमने फॉरेन में लोन देके रखा है तो हमें ज्यादा इनकम होगा। तो इस तरह से इकोनॉमिक एनवायरमेंट, ये जो इकोनॉमिक वर्ल्ड है, कॉम्प्लेक्स है, और एक दूसरे पे लॉट ऑफ इंटरडिपेंडेंस है अमॉन्ग द डिसीजंस एंड एक्टिविटीज ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ऐसा नहीं है जो हम कोई डिसीजंस वन एंगल से लेते हैं। अगर हम बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं या कोई भी कंट्री एक फाइनेंशियल डिसीजंस लेती है, तो देयर आर लॉट्स ऑफ फैक्टर्स, और उसके लिए हाइपोथेटिकल करने का मतलब होता है एक सिमिलर इन्वायरमेंट का सिचुएशंस क्रिएट करके, हाइपोथेटिकल कल्पना करके हाइपोथेटिकल एक सिचुएशंस क्रिएट किया जाता है, और उसके अंदर में इकोनॉमिक मॉडल्स क्रिएट किए जाते हैं, और वहां पे हम सिंप्लीफाइंग एजम्पशंस लेते हैं। इकोनॉमिक मॉडल्स में हम एजम्पशंस लेते हैं, सिचुएशंस लेते हैं, उसमें डाटा को फीड करते हैं, और फिर देखते हैं जो क्या रिजल्ट आया।
Therefore, so there is a gap between economic theory and happenings in the real economic world. अब देखिए, कोविड-19 फर्स्ट वेव एंड सेकेंड वेव, हमारा इंडिया ने फर्स्ट वेव को बहुत ही बेहतर तरीकों से सिचुएशंस को हम लोग कंट्रोल कर दिए, और इंटरनेशनल फिनोमिनन दैट टाइम जो हमने सीखा था, लर्न किया इंटरनेशनल फिनोमिनन से, और हमने राइट टाइम पे उसको इंप्लीमेंट करके हम अपने आप को कोविड-19 से बचा पाए। लेकिन जब सेकेंड वेव आया तो हमने सारी चीजों को एज गोइंग छोड़ दिया, तो रिजल्ट आपके सामने है। तो अब जो हाइपोथेटिकल एजम्पशंस हमने पहली वेव में लिया, जो नहीं भाई दूसरे देशों को इतनी इकोनॉमिक इतने अच्छे बढ़िया हेल्थ सिस्टम है, फिर भी वहां पे इतनी परेशानी हुई है, तो हमारी कंट्री में तो हेल्थ सिस्टम अच्छा नहीं है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो और परेशानी होगी। तो फर्स्ट वेव वाले में हमने बिल्कुल सावधानी से काम किया। सेकेंड वेव में पब्लिक, हम जनरल पब्लिक है, देखा यार फर्स्ट वेव में तो कुछ हुआ ही नहीं, और लॉकडाउन की वजह से सारी चीजें कंट्रोल कर ली गई थी, तो हमने सोचा अरे फर्स्ट वेव में तो कुछ हुआ ही नहीं, और हम अपने बिहेवियर को उसी हिसाब से ट्रीट करते रहे। नहीं मास्क लगाना, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेन करना, नहीं सैनिटाइज करना, नहीं हैंड वॉशिंग करना, और सिम्टम को भी हम नजरअंदाज करने लगे। आज परिणाम आपके सामने है। तो किसी भी चीज को अगर हम प्रॉपर मैनेज नहीं करेंगे तो अनमैनेज्ड हो ही जाएगा, और यही कारण है जो इकोनॉमिक्स, हमारी कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशंस को प्रॉपरली मैनेज करने के लिए इकोनॉमिक थ्योरी, हाइपोथेटिकल कंडीशंस, इकोनॉमिक मॉडल्स लाके इस्तेमाल किए जाते हैं, और एक संभावना बनी रह जाती है, एक गैप बनी रह जाती है। देखिए कोई भी चीज अगर एजम्पशंस लेते हैं, मिस फोरकास्टिंग करते हैं, हम अनुमान करते हैं जो ऐसा होगा, और अकॉर्डिंग टू हम प्लान करते हैं, लेकिन परिवर्तन भी हो जाता है। देखिए फर्स्ट वेव में जो कोविड-19 के वायरस थे और वेव 2 के जो वायरस हैं, दोनों के जो स्ट्रेन पाए गए, दोनों में डिफरेंशिएशंस है। मिस कोविड वेव 2 वाले जो है वायरस ज्यादा पावरफुल कहा जाता है, म्यूटेंट है, लक्षण अपना उनका बदल गया है, कैरेक्टर फीचर्स बदल गए हैं। तो सिमिलरली वैसा ही इकोनॉमिक थ्योरी में होता है, हम जो थ्योरी अप्लाई करते हैं, हो सकता है जो रियल इकोनॉमिक वर्ल्ड में थोड़ा सा वेरिएशंस हो डिसीजन मेकिंग में। और बिजनेस इकोनॉमिक्स में हम एप्लीकेशंस करते हैं किस चीज को, इकोनॉमिक लॉजिक एंड एनालिटिकल टूल्स। देखिए कुछ शब्द, हर शब्द की अपनी एक मीनिंग है। लॉजिक एंड टूल्स, लॉजिक क्या होता है? व्हाट डू यू मीन लॉजिक? लॉजिक से आप क्या समझते हैं बच्चों? रीजन, रीजन जिस बात का कोई मतलब नहीं निकलता है। लॉजिक मतलब कोई बात का मतलब नहीं निकलता। लॉजिक मतलब होता है ना, जैसे कोई बात करते हैं, कोई बोलता है ना जैसे इसमें तो कोई लॉजिक नहीं है, क्या बात कर रहे हैं। हाँ तो लॉजिक नहीं है मतलब उस लॉजिक का मतलब ये नहीं, तो इसका कोई मतलब नहीं है यार। लॉजिक कहने का मतलब ये होता है जो आप जो बात कर रहे हो वह तार संगत नहीं है, आपका कोई बेस नहीं है बात करने का, इसलिए बोलता लॉजिक नहीं है। मिस आपको कोई भी बात करनी है, लॉजिकल बात करनी है, तर्क संगत बात करनी है। आपकी जो भी बात रख रहे हो आधार संगत होनी चाहिए, उसकी कोई बेस होनी चाहिए। तो लॉजिक क्या है? देखिए कोविड-19 में भी आपने लॉजिक निकाला, इन लोगों को लॉजिक निकाला जाता है, सिचुएशंस पे लॉजिक। क्या लॉजिक निकला? फर्स्ट वेव में आपने देखा अरे बहुत ज्यादा फर्क नहीं आया,
खासतौर से बिहार में और जो भी छोटे छोटे स्टेट थे, तो लॉकडाउन लग गया तो बड़ी जगह पे वो चीजें रुक गई, छोटे स्टेट वाले ने सामना नहीं किया, तो बोला अरे कुछ नहीं है। और हर लोगों ने कहने लगा अरे कोविड-19 कुछ नहीं है, बस सरकार की यूं पॉलिसी है, डरा रही है सरकार। और आज हालात उल्टा हो गया। तो हमने लॉजिक निकाला, अरे कुछ नहीं हुआ कोविड-19 से, मतलब कहां कुछ हो रहा है, तो एक लॉजिक फ्रेम कर लिया। तो वैसे ही इकोनॉमिक लॉजिक क्या होता है, अब नोटबंदी हुआ उसका क्या प्रभाव हुआ, जीएसटी आया क्या प्रभाव हुआ, तो एक लॉजिक निकल के आती है। जनरल पीपल का जो रिएक्शंस होता है उसको हम लॉजिक में, लॉजिक का मतलब होता है तर्क संगत। तो इकोनॉमिक लॉजिक एंड एनालिटिकल टूल्स, अगर दूध को, मिल्क को में कितना पानी है या कितना क्रीम निकलेगा, उसका एक टूल्स होता है मेजर करने का, कितना पानी मिलाया हुआ है। वैसे ही इकोनॉमिक कंडीशंस को, बिजनेस इकोनॉमिक्स को हम बहुत सारे ऐसे टूल्स है, एनालिटिकल टूल्स है, एनालिटिकल समझते हैं, एनालिसिस करने वाला टूल्स है, जिससे जो गैप होता है थ्योरी एंड प्रैक्टिस में, उसको हम लोग दूर करने का कोशिश करते हैं। अब नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो सिंपल सा सवाल उठता है, क्या इकोनॉमिक्स एक साइंस है? आप लोगों का क्या जवाब है? सर साइंस है। यस सर। साइंस, अब समझेंगे साइंस किसको कहते हैं। साइंस के अंदर में जो हम कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है, में सिमिलर सिचुएशंस में एक ही रिजल्ट आता है, H2O क्या निर्माण होगा किसी भी कंडीशंस में, कभी भी, दिन हो, रात हो, सुबह हो, शाम हो, इंडिया हो, पाकिस्तान हो, भारत हो, अमेरिका हो। तो अगर H2O का मिश्रण होगा तो क्या निर्माण होगा? वाटर निर्माण होगा। साइंस के अंदर की बात है। वैसे ही कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, अगर जहां से सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होता है और जो इस्टेब्लिश करता है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, उसको हम लोग साइंस बोलते हैं। और वैसा ही बिजनेस इकोनॉमिक्स भी बहुत सारे टूल्स ऑफ डिसीजंस हैं, और यहाँ पे टूल्स जो लगाए जाते हैं, मैथमेटिकल, स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनोमेट्रिक्स विद इकोनॉमिक थ्योरी टू अराइव एट एप्रोप्रिएट स्ट्रेटजी। हम सारे डिसीजंस मेकिंग टूल्स लगा के, कुछ मैथमेटिक्स के भी टूल्स लेते हैं, स्टैटिस्टिक्स के भी टूल्स लेते हैं, और एप्रोप्रिएट स्ट्रेटजी बनाते हैं बिजनेस के गोल के अचीव करने के लिए। और साइंटिफिक मेथड्स एंड एम्पिरिकल टेस्ट्स करके हम लोग उसकी रिजल्ट्स, वैलिडिटी को डिटरमाइन करते हैं। और इसीलिए बिजनेस इकोनॉमिक्स एक साइंस है, क्योंकि यहां भी हम लोग सिस्टमेटिक कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप का स्टडी करते हैं। और ये जो बिजनेस इकोनॉमिक्स है हमारा, बेस्ड ऑन माइक्रो इकोनॉमिक्स है। इंडिविजुअल्स को इंटीग्रेट करने के बाद मैक्रो इन्वायरमेंट बनता है। तो अचीवमेंट ऑफ द प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स, कोई भी अगर ऑर्गेनाइजेशन की जो सेटअप होती है, उसका जो हम गठन करते हैं, उसके पीछे कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है, मिशन होता है, कोई गोल हम सेट करते हैं, कोई टारगेट सेट करते हैं। और मैनेजर जो होता है, बिजनेस मैनेजर्स अपने गोल को अचीव करता है, डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करता है, जिससे लॉन्ग टर्म जो सर्वाइवल है ऑर्गेनाइजेशंस का, सर्वाइवल मतलब टिके रहना, बिजनेस में सर्वाइव करना। और किसी भी बिजनेस को जब हम सेटअप करते हैं तो ऐसा नहीं है जो इमीडिएट प्रॉफिट अर्न करना ही लगे। और आज का जितने भी बिजनेस इन्वायरमेंट होंगे, कुछ सेगमेंट को छोड़ दे
तो सब सर्वाइवल के लिए सोच रहा होगा, जो इस कोविड-19 का दौर से सर्वाइव कर जाए, अपने आप को बचा ले, तो आगे हम प्रॉफिट कमा लेंगे। तो लॉन्ग टर्म सर्वाइवल एंड प्रॉफिटेबिलिटी फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस। Since business economics is concerned more with the decision making process, माइक्रो इकोनॉमिक्स इन्वायरमेंट में हम बिजनेस डिसीजंस मेकिंग करते हैं। हर इंडिविजुअल्स एस्टेब्लिशमेंट को बिजनेस डिसीजंस मेकिंग करना पड़ता है। कौन सा बिजनेस में इन करें, क्या रेट ऑफ मार्जिन रखें, कौन सा मोड ऑफ बिजनेस करें, रिटेल करें, होलसेल करें, एंड इट रिलाइज हेवली ऑन द टेक्निक ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स में बात करें हम, तो बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है? साइंस है, बेस्ड ऑन माइक्रो इकोनॉमिक्स है, और यह इनकॉर्पोरेट्स करता है मैक्रो इकोनॉमिक्स को, मैक्रो एनालिसिस को। और जब मैंने स्टार्ट ही किया तो बताया ही था आपको, जो माइक्रो बिजनेस इकोनॉमिक्स, और जब हम डिसीजंस लेते हैं बिजनेस सेटअप करने की, तो ओवरऑल इकोनॉमिक कंडीशंस को भी ध्यान में रखते हैं। और मैंने एक एग्जांपल दिया था, जो मेरे बहुत सारे क्लाइंट जो गोल्ड में बिजनेस में हैं, स्वीट्स शॉप्स था, कपड़े के व्यापारी में थे, बट उन्होंने अपने व्यापार को चेंज करके, व्यापार को चेंज नहीं किया, एग्जिस्टिंग लाइन को रहने दिया, बट फोकस कर लिया राशन किराना शॉप पे। और आज की डेट में रिलायंस जैसी इतनी बड़ी कंपनी, जब कोविड फर्स्ट वेव आया था, दैट टाइम दे प्लान्ड, और उसने व्हाट्सएप पे डिलीवरी करने का, और आज, और इसी की वजह से उसने फेसबुक के साथ एक ज्वाइंट वेंचर किया था, और फेसबुक ने 10% शेयर परचेज किया था रिलायंस कंपनी का। तो ये क्या है? एक कंपनियां पूरी मैक्रो जो बिजनेस इन्वायरमेंट है उसके ऊपर डिसीजंस कर रही है। आज टाटा जैसी कंपनी, बिग बास्केट का नाम आप लोगों ने सुना होगा, उसने 65% स्टेक परचेज कर लिया। और बिग बास्केट करती क्या बताते हैं, सब्जी भी डिलीवरी देती है। मैं यहाँ पे दिल्ली में बिग बास्केट, मतलब लाइफ इतना बिन्ना लल्ला है, जो कुछ नहीं करना है, मोबाइल उठाना है, और रेट भी बड़ा कॉम्पिटिटिव होता है। ऑल्दो ग्रीन वेजिटेबल्स कभी कभी फ्रेश नहीं रहते हैं, बट सारे आइटम A to Z, किचन की फुल सामग्री, डे टू डे यूज का सारे डिलीवर होते हैं होम। सुबह में इवन दो चाइल्ड का मिल्क, मतलब आपका जैसे सेरेलैक वगैरह हो गया, टूथपेस्ट हो गया, ईच एंड एवरीथिंग डिलीवर्ड एट होम। डिस्काउंट भी मिल जाता है, मार्केट जाने का भी टेंशन नहीं है, घर में आकर डिलीवरी होता है। तो बिजनेस इन्वायरमेंट और कॉर्पोरेट हाउसेज ने इन चीजों को एनालाइज किया, जो आने वाला समय लोग अपने आप में इतना बिजी हो जाते हैं, जो उनके पास टाइम नहीं होता है घर के लिए, कुछ शॉपिंग करे, मार्केटिंग करके लाए। और आज डिजिटल बूम होने का यही कारण है। डिजिटल लोग जितना कंफर्टेबल हुए हैं, उतने बिजनेस जो है सो आजकल ऑनलाइन हो गया, और हर कोई आज ऑनलाइन शॉपिंग करना चालू कर दिया। मुझे याद है एक समय जब मैं कोलकाता में रहता था, तो अपने सिटी में चाहता था कुछ डिलीवरी कराऊं, तो मैं बात कर रहा हूं 2009-10 की बात कर रहा हूं। तो दैट टाइम मैसेज आता था, जो भाई नॉट डिलीवर्ड, मतलब आपका जो पिन कोड आप सिलेक्ट कर रहे हो, यहां पे डिलीवरी नहीं होगी। लेकिन आज from last 2 years, even though in village, remote village, delivered medicines, अभी मेरी माँ को मेडिसिन डिलीवर करना होता है, हम यहाँ से ऑर्डर प्लेस करते हैं और वो घर पे जाकर डिलीवर हो जाता है। ये सारे डिजिटल तो बिजनेस। तो हम कहीं ना कहीं ये जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, जो कंपनियां ने इस ट्रेंड को समझा, कंडीशंस को समझा और इंप्लीमेंट किया। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स में, और कोई भी बिजनेस यूनिट होता है, एक डजंट ऑपरेट इन वैक्यूम।
डजंट ऑपरेट इन वैक्यूम करने का मतलब होता है, वैक्यूम का मतलब, वैक्यूम समझते हैं क्या होता है? व्हाट इज वैक्यूम? बताइए बच्चों, वैक्यूम क्या होता है? खाली जगह। बिल्कुल, वैक्यूम मतलब इतना हाँ। नहीं, वैक्यूम का मतलब होता है किसी भी जगह को शून्य कर देना, वैक्यूम क्रिएट करना है। एक वैक्यूम मशीन होती है, तो क्या होता है, वैक्यूम मशीन के अंदर में एयर प्रेशर कम होता है तो बाहर की चीजों को खींचता है। तो बिजनेस यूनिट डजंट ऑपरेट इन वैक्यूम करने का मतलब वो शून्य में काम नहीं कर सकता है। कोई बिजनेस, अगर आप सोचोगे नहीं भाई दुनिया जाए और हम अपना बिजनेस तो अपने हिसाब से कर लेंगे, कैन यू डू सो? इज इट पॉसिबल? नो सर। नो सर। तो वहां पे बिजनेस इन्वायरमेंट मतलब ओवरऑल कहीं ना कहीं लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, रॉ मटेरियल्स का, फिनिश्ड गुड्स का, उसका बायर कौन है, उसका सप्लायर कौन है, कौन से लोकेशन पे शॉप है। तो बिजनेस यूनिट वैक्यूम में काम नहीं कर सकती, और इट इज इफेक्टेड बाय द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इन व्हिच इकोनॉमी ऑपरेट्स। जस्ट मैं कह रहा था ना, जो वैक्यूम में काम नहीं कर सकती, क्या करना होगा भैया? बिजनेस का लोकेशन कौन सा जगह पे है आपका, आसपास की इन्वायरमेंट क्या है, आसपास में कैसे लोग रहते हैं, स्कूल कॉलेज है क्या, मेडिकल शॉप है, उसके हिसाब से आपका बिजनेस बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी होगी। अगर कॉलेज के आसपास अगर आप स्टेशनरी की शॉप रखते हैं तो आपका बिजनेस ग्रो करेगा। अगर बहुत बड़ा मेडिकल हॉस्पिटल है तो उसके आसपास अगर मेडिसिन की शॉप है तो आपका अच्छा दुकान चलेगा। तो अफेक्टेड बाय एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, और आसपास में जो पॉपुलेशंस की जो मास है, जॉब वाले लोग हैं कि बिजनेस क्लास हैं कि एफ्लुएंट क्लास हैं कि मिडिल क्लास हैं कि बीपीएल क्लास है, अकॉर्डिंग टू दैट आपकी प्रोडक्ट की डिमांड होगी, और उसी के हिसाब से आपको नेचर ऑफ बिजनेस सोचना पड़ेगा। तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में हर कोई आता है, इच एंड एवरीथिंग एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का फैक्टर्स है। अब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऑफ द इकोनॉमी इन व्हिच इट ऑपरेट्स सच एज जनरल प्राइस। आज बच्चे जनरल प्राइस मेडिसिन की बात करते हैं, रेमडेसिविर, उसकी जो भी प्राइस हो, बट कालाबाजारी हो रहा है उसका, क्यों? तो एक आप सोचेंगे अभी मतलब जो ऑर्डिनरी क्लास ऑफ बिजनेसमैन है अभी इन मेडिसिन से दूर ही रहेंगे, क्योंकि अभी ड्रग की जो माफिया लोग हैं ना वो काम करना चालू कर दिया इसमें। तो जनरल प्राइस लेवल किसी चीजों का, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, सिंपल सी बात है, कोविड-19 की वजह से बहुत सारी की जॉब चली गई, बहुत सारे ऑफिस बंद हैं, बहुत सारी फैक्ट्रियां बंद हो सकती है, बहुत सारे शॉप जो भी होटल इंडस्ट्री हैं। और मैंने तो देखा है हमारे कितने क्लाइंट इतने एफ्लुएंट थे जो होटल इंडस्ट्री वाले मतलब और रेस्टोरेंट वाले, अब क्या है, और होटल और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री जो होती है एम्प्लॉय बेस होता है बच्चों, सर्विस इंडस्ट्री है, तो यहाँ पे 20-25 मतलब 4 से 5 लाख रुपया सैलरी जो है सो एम्प्लॉय को सैलरी दी जाती है। डिपेंड करता है, ज्यादा भी हो सकता है, 10, 20, 25, 50 लाख भी हो सकता है, बट जो एवरेज रेंज की जो होटल होते हैं, रेस्टोरेंट होते हैं, उनमें यही सैलरी स्ट्रक्चर्स होता है। आप सोच सकते हैं कस्टमर तो आ नहीं, लोग तो मूवमेंट कर रहे हैं नहीं है, डर से घर से निकल नहीं रहे हैं, होटल में ठहर नहीं रहे हैं, रेस्टोरेंट में खाना खा नहीं रहे हैं, तो देखिए बिजनेस पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं इनकम उस होटल इंडस्ट्री का इंपैक्ट कर रहा है, और कहीं ना कहीं उसमें जो एम्प्लॉयमेंट करने वाले हैं उस होटल इंडस्ट्री में उनकी भी जॉब जा रही है। अब सैलरी टाइम पे, अब स्वाभाविक सी बात है, नेचुरल सी बात है, फंड नहीं होता है तो टाइम पे सैलरी पेमेंट नहीं हो रहा है। तो एम्प्लॉयमेंट लेवल्स इन द इकोनॉमी एंड गवर्नमेंट पॉलिसी। जब बच्चों मैं स्टूडेंट हुआ करता था तो अक्सर ये लाइन आता था गवर्नमेंट पॉलिसी, और सुन के लगता था बड़ा आश्चर्य, जो गवर्नमेंट पॉलिसी बिजनेस को इंपैक्ट करेगा, कैसे करेगा भाई? हम बिजनेस का मतलब बिजनेस तो पब्लिक कर रहा है, पब्लिक के लिए कर रहा है, लेकिन
स्लोली स्लोली जब थोड़ी सी अक्ल आई, फाउंडेशन से जरा सा ऊपर गया, तो समझ में आया जो गवर्नमेंट पॉलिसी क्या होती है और कैसे इंपैक्ट करती है। और जब मैं बिजनेस में आया तो बिल्कुल समझ में आ गया। अगर रात को शाम में 8 बजे मोदी जी आते हैं और कहते हैं नोटबंदी घोषणा करते हैं, और मैंने आंखों से देखा। दैट टाइम हम बहुत सारे बिजनेस में इन्वॉल्व थे, डिस्ट्रीब्यूशनशिप में, और मैंने रियलाइज किया जो सेल का फिगर कैसे चेंज हुआ मेरा, कैसे मार्केट में पैसा कलेक्शंस भी आए, डूबे हुए पैसा, और नए जो सेल हुए वो पैसा डूब कैसे गए। तो एक गवर्नमेंट पॉलिसी आने से बिजनेस में, बिजनेस इन्वायरमेंट में बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है। अब गवर्नमेंट पॉलिसी में मान लीजिए रेट ऑफ टैक्सेशन भी आता है, किसी इंडस्ट्री को लिबरल करता है प्राइस। अभी मान लीजिए कोविड वैक्सीनेशन की बात हो रही है, तो गवर्नमेंट पॉलिसी के ऊपर डिपेंड करता है कौन सा इसको वैक्सीनेशन से मैन्युफैक्चरिंग करेगा। लाइसेंसिंग सिस्टम है। अगर आज जो ये क्राइसिस फेज आया है, अगर गवर्नमेंट ने प्री कंसीव्ड नोशन से काम किया होता और बहुत सारे फार्मा कंपनी है सबको दे देता, बोलता भाई तुम भी मैन्युफैक्चरिंग कर, तुम भी कर, तुम भी कर, तुम भी कर, तुम भी कर, डॉक्टर रेड्डी, लुपिन, सन फार्मा, तो ये आज हालात नहीं बनती। हमने एक पार्टिकुलर पूनावाला को दे दिया और पूनावाला भी आज देश छोड़ के भाग गया, तो बहुत बड़ा रिस्क हो गया ना। तो गवर्नमेंट पॉलिसी विथ रेस्पेक्ट टू टैक्सेशन लिख ही दिया, टैक्सेशन और इंटरेस्ट रेट। देखिए जैसे कोविड-19 आया था तो आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट को फॉल किया। देखा जो भाई अगर इकोनॉमी को ग्रो कराना है, इंफ्रास्ट्रक्चर्स को डेवलपमेंट कराना है, तो क्या करना होगा, इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा फॉल कराना होगा। अच्छा, ये जो है ना मेरा कोविड मींस लॉकडाउन के साइड इफेक्ट्स हैं। एक्सचेंज रेट, अभी मैं बात कर रहा था एक्सचेंज रेट, आपको करेंसी के बारे में बात कर रहा था। एक जमाने में $1 खरीदने के लिए 60 रुपीज देना पड़ता था, आज 73 देना पड़ रहा है। एक्सचेंज रेट यह भी बहुत बड़ा इंपोर्ट एक्सपोर्ट को इंपैक्ट करता है मेरे बच्चों। प्राइसेस कई बार चर्चा की है। डिस्ट्रीब्यूशंस अभी देखिए डिस्ट्रीब्यूशंस को लेके अभी और चला ना। अभी मान लीजिए कोविड-19 का जो वैक्सीनेशन लगाना है, तो कौन सा स्टेट को कितना डोज मिलेगा, तो जो रॉ मटेरियल्स है या जो फिनिश गुड्स है उसका कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यह भी बिजनेस इन्वायरमेंट को इंपैक्ट करता है। ऑक्सीजन, अब मान लीजिए दिल्ली में ऑक्सीजन की स्कार्सिटी हुई, रीजन्स, दिल्ली गवर्नमेंट या दिल्ली के अंदर या दिल्ली के आसपास मैन्युफैक्चरिंग नहीं होता है ऑक्सीजन, क्योंकि दिल्ली इज नॉट ए इंडस्ट्रियल एरिया, और दिल्ली को किसी दूसरे स्टेट से ऑक्सीजन या तो परचेज करना पड़ता है, दूसरे स्टेट से सप्लाई होती है। तो बहुत ज्यादा क्राइसिस महसूस हुआ दिल्ली को। तो उड़ीसा से, झारखंड से, छत्तीसगढ़ से, यूपी से सप्लाई हुआ ऑक्सीजन। तो डिस्ट्रीब्यूशंस, वेज एंड रेगुलेशंस ऑफ मोनोपोलीज, सैलरी स्ट्रक्चर्स। एक छोटे छोटे गांवों से लोग बड़े शहरों की ओर या बड़े इंडस्ट्री की ओर क्यों जाते हैं, जो वेज मजदूरी उनको अच्छा मिले, 300 रुपया के बदले 350 रुपया कमाए। तो ये भी जो एक बहुत बड़ा बिजनेस इन्वायरमेंट में इंपैक्ट है। और विदाउट लेबर फोर्स किसी भी इंडस्ट्री को चलाना, आप कितने भी मैकेनिकल हो जाओ, कितने भी टेक्नोलॉजिकल हो जाओ, कितने भी ऑटोमेटिक हो जाओ, फिर भी अपने को लेबर की जरूरत पड़ेगी। एंड रेगुलेशंस ऑफ मोनोपोलीज हम बताएंगे मोनोपोली होता क्या है। आज से 20 साल 25 साल पहले मोनोपोली थी। मोनोपोली मींस वही सप्लायर है और प्राइस को डिक्टेट करते हैं।
सपोज इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई आपके दिल्ली में हो या मुजफ्फरपुर में, एक ही कंपनी है जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करती है, आपके पास कोई ऑप्शंस नहीं है, वो कितना भी रेट बढ़ा दे आपको इलेक्ट्रिसिटी उन्हीं से लेना है। ऑल्दो सरकार उन प्राइसेस को रेगुलेट करती है, बट 1969 के दौर में, 60-70 के दौर में मोनोपोलिस्टिक ट्रेड प्रैक्टिस का कानून था। जो होता क्या था मोनोपोलिस्टिक में, होता क्या, 2-3 बिजनेसमैन ने मिल गया और प्राइस फिक्स कर दिया, इससे इस प्राइस से नीचे हमें नहीं बेचना है, किसको बेचना है किसको नहीं बेचना है, तो मोनोपोली क्रिएट करना। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो ऑल दीज आर कंपोनेंट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो अभी जो भी मैंने बात किया, डिस्ट्रीब्यूशन, प्राइस, वेज, रेगुलेशंस ऑफ मोनोपोलीज, एक्सचेंज रेट, इंडस्ट्रीज, टैक्सेशन, गवर्नमेंट पॉलिसी, ऑल आर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट भी बिजनेस को माइक्रो इन्वायरमेंट को इंपैक्ट करता है, और इसीलिए एक बिजनेस मैनेजर को मस्ट बी एक्वेंटेड विथ दीज अदर मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स। ऐसा जरूरी नहीं है जो जितने भी वेरिएबल्स की हम बात किए, टैक्सेशन, इंटरेस्ट रेट, एक ही बार में सारे इंपैक्ट करें। हो सकता है सिचुएशंस के हिसाब से किसी इंडस्ट्री को कोई वेरिएबल्स इंपैक्ट करे, किसी इंडस्ट्री को कोई वेरिएबल्स इंपैक्ट करे, कोई प्रेजेंट में कर रहा है, कोई फ्यूचर में आके करेगा, तो व्हिच में इन्फ्लुएंस हिज हर बिजनेस एनवायरनमेंट। अभी रेट ऑफ टैक्सेशन, जब जीएसटी आया था तो वाटर हीटर पे और इलेक्ट्रिकल आइटम्स पे 28% जीएसटी रेट था, तो अचानक से हाहाकार मच गया। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री पे बड़ा ही प्राइस का इजाफा देखने को मिला, लेकिन दैट टाइम गुजरात में इलेक्शंस था और जीएसटी का रेट रिवाइज किया गया, क्योंकि पूरे कंट्री वाइज उसका विरोध हुआ। और बहुत सारे आइटम्स दैट टाइम मैंने देखा, जो कम से कम 50 to 100 आइटम्स जो 28% में थे, सबको 18% में लाया गया और एक बहुत बड़ी आफियत मिला। तो रेट ऑफ टैक्सेशन, तो देखिए अगर जिस समय में डिसीजन हुआ होगा तो वो सारे जिसका भी जो रेट ऑफ अचानक से 28% हुआ होगा, 28%, तो दैट टाइम बहुत बड़ा इंपैक्ट आया होगा, सेल फॉल कर गया। हमने बिजनेस में था 6 मंथ्स तक तो बिल्कुल ही लोग परचेज करना बंद कर दिया। मैं होलसेल में था, डिस्ट्रीब्यूटर था, तो हर कोई डरा हुआ था, खरीदना है कि रेट फॉल कर जाएगा, और ऐसा ही हुआ। 6 महीना होते होते जो 28% का रेट ऑफ टैक्सेशन था वह 18% हो गया। तो जो माल आप 1 लाख में खरीदते, उसके लिए आपको 28% रेट है तो 1,28,000 पे करना पड़ता। लेकिन जब रेट 18% हो गया तो सिमिलर आइटम्स आप 1 लाख का जब परचेज करने जा रहे थे तो आपको पे करना पड़ेगा 1,18,000। तो दिस 10,000 का जो डिफरेंस है, एक बहुत बड़ा मार्जिन है। तो कहीं ना कहीं मैक्रो इकोनॉमिक्स में इस तरह से जो वेरिएबल्स है, इसका भी बिजनेस मैनेजर्स डिसीजन मेकिंग में एनालाइज करते हैं। आर्ट क्या करता है, वहां पे प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ रूल्स होते हैं, और इकोनॉमिक्स में भी हम ऐसा ही करते हैं। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स इज आल्सो आर्ट। यह इन्वॉल्व करता है प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स फॉर द अटेनमेंट ऑफ सेट ऑब्जेक्टिव्स। बिजनेस ने जो ऑब्जेक्टिव सेट किया है, जो टारगेट सेट किया है, उसको अचीव करने के लिए बहुत सारे प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस एंड रूल्स एंड प्रिंसिपल लगाए जाते हैं, और हम आर्ट्स में भी ऐसा ही करते हैं। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स साइंस भी है, आर्ट्स भी है। अब यूज ऑफ थ्योरी ऑफ मार्केट्स एंड प्राइवेट इंटरप्राइजेस, ये मार्केट थ्योरी हम पढ़ेंगे, जब मार्केट की क्लास में जाएंगे तो पढ़ेंगे। बट बिजनेस इकोनॉमिक्स में ये जो मार्केट है, मार्केट के जो फैक्टर्स है वो भी इंपैक्ट करते हैं। और थ्योरी ऑफ द फर्म है एंड रिसोर्स एलोकेशंस, थ्योरी ऑफ द फर्म एंड रिसोर्स एलोकेशंस इन द बैकड्रॉप ऑफ ए प्राइवेट इंटरप्राइज इकोनॉमी। और मार्केट में परफेक्ट कंपटीशंस,
मोनोपोलिस्टिक, इस सारी चीज का स्टडी करने के बाद कोई भी इंटरप्राइज, किसी भी बिजनेस को इस्टेब्लिश करने से पहले बहुत सारे फैक्टर्स पे, बहुत सारे वेरिएबल्स को एनालाइज करते हैं। अप्रोच, प्रैग्मेटिक अप्रोच क्या होता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर में हम क्या करते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या करते हैं? हम जो थ्योरियां हैं, जैसे रॉबिन साहब का थ्योरी है, जो अल्टरनेट मतलब इकोनॉमिक्स इज द साइंस व्हिच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन इन्स एंड स्केर्स मींस व्हिच हैव अल्टरनेटिव यूजेज। तो ये मानता है जो भाई हमारे पास जो रिसोर्स है स्केर्स है, हमारे पास जो संसाधन है लिमिटेड है, और हमारी जो डिजायर है अनलिमिटेड है, और हमारी मैक्सिमम यूटिलाइजेशंस, ऑप्शंस, चॉइस ये सारी क्रिएट है। तो रिसोर्स, तो अब हमें क्या करना है? तो हमें क्या करते हैं, थ्योरेटिकल को एनालाइज करते हैं इकोनॉमिक फिनोमिना, इकोनॉमिक कंडीशंस में डाल के अंडर अनरियलिस्टिक एजम्पशंस। आप सोचिए, आज आपके डिजिटल बिजनेस घर बैठे, हम लोगों ने सोचा भी नहीं था, जब हम स्टूडेंट थे दैट टाइम हम सोचते थे जो ऐसा कोई संसाधन हो जिससे हम क्लास को रिकॉर्डिंग कर ले, और जब खाली समय हो तो हम उसको सुने। मोबाइल डिवाइस पे उतनी मेमोरी नहीं होती थी जो आप रिकॉर्ड कर सके, और उसके लिए दैट टाइम रिकॉर्डिंग के लिए कैमरा, उसके लिए एक सेटअप चाहिए थी। बट आज का दौर देखिए क्या हुआ, जूम ऐप के माध्यम से, ऐप ऐसा है आप क्लास भी ले रहे हैं और रिकॉर्डिंग भी हो रही है चीजें। और किसी ने सोचा था जो घर बैठे आपको डिलीवरी होगा, बैंकिंग सर्विस मिलेगा, पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, विदाउट गोइंग टू विजिट। तो हमने एक मिरेकल देखा, जो भाई एटीएम में जाओ पैसा डाल निकालो, वहीं से रिवॉल्यूशन चालू हो गया। तो नए, तो क्या है, अनरियलिस्टिक एजम्पशंस लोग करते हैं, अरे ऐसे क्यों ना किया जाए, जो लोगों को घर बैठे ही अगर हम डिलीवरी कराएं गुड्स को। आज अभी जो दौर चल रहा है, बात चल रही है, कुछ अदर कंट्री में वो प्रचलन में भी है, टेली मेडिसिन, मींस जो मेडिकल एडवाइस है टेलीफोन के द्वारा। और हमें लगता है विद इन 10 इयर्स और 5 इयर्स यह बिजनेस भी बहुत बड़े पैमाने पे ग्रो करेगा, क्योंकि मेडिकल जो इमरजेंसी है एवरीवन इज फेसिंग, एवरी कंट्री इज फेसिंग, एंड सोशल डिस्टेंसिंग का नॉर्म्स कब तक चलेगा? क्योंकि आज आप डॉक्टर के पास भी जाते हैं तो दूर से ही देखते हैं, आपसे दूर से ही बात करते हैं, डॉक्टर भी टच करना नहीं चाहते। और स्वाभाविक सी है, अक्सर अभी एक रिसेंटली घटना है जिसमें कोविड इंपैक्ट होने से डॉक्टर परिवार के हस्बैंड एंड वाइफ दोनों आपके सर की ही घटना है। तो हम जो प्रैग्मेटिक अप्रोच में यहाँ पे क्या होता है, हम लोग थ्योरेटिकल को इकोनॉमिक फिनोमिना में डाल के अनरियलिस्टिक एजम्पशन से एनालाइज करते हैं। और बिजनेस इकोनॉमिक्स इज प्रैग्मेटिक इन इट्स अप्रोच। यहाँ पे हम लोग टैकल्स करते हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स विद द फर्म फेस इन द रियल वर्ल्ड। अब क्या बिजनेस सेटअप कर लिया, लेकिन ये इकोनॉमिक्स में बहुत सारी बातें लिखी है, लेकिन रियल में सिनेरियो बदलता रहता है। और जो उस बिजनेस में है उससे अगर आप एडवाइस लेंगे प्रैक्टिकल, तो वो जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आपके साथ शेयर करेगा। और ये जो प्रॉब्लम्स होते हैं समय समय के साथ, मान लीजिए जो कोचिंग इंडस्ट्री में है वह बेटर बता सकता है, जो कोचिंग इंडस्ट्री में कभी रहा नहीं तो उसकी जो प्रॉब्लम्स होती है वो क्या बता सकता है, जो चैलेंजेस है। अब आता है इंटर डिसिप्लिनरी नेचर्स। इंटर डिसिप्लिन, देखिए हमारे सब्जेक्ट्स में बहुत सारे डिसिप्लिन्स हैं,
मैथमेटिक्स है, ऑपरेशन रिसर्च है, स्टैटिक्स है, मैनेजमेंट थ्योरी है, अकाउंटिंग है, मार्केटिंग है, फाइनेंस है, स्टैट है, मैक्रो। अब ऐसा नहीं है जो हम बिजनेस इकोनॉमिक्स में सिर्फ इकोनॉमिक्स को स्टडी कर लेंगे और प्रॉपर हम बिजनेस का इंप्लीमेंटेशन कर देंगे, दिस इज नॉट पॉसिबल। एक प्रॉपर बिजनेस सेटअप एंड ऑर्गेनाइज करने के लिए एंड स्मूथ रन करने के लिए हमें अकाउंटिंग भी करनी होगी। और विदाउट अकाउंटिंग से हमें क्या मिलती है? डाटा मिलती है, पास्ट डाटा मिलती है, और तभी हम कोई डिसीजन फ्रेम करते हैं, डाटा को एनालाइज करते हैं। ऑपरेशन रिसर्च, अब किसी फैक्ट्री में क्या ऑपरेशंस हो रहा है, किसी भी बिजनेस ऑपरेशंस को उस पर रिसर्च की जाती है और न्यूअर मेथड ऑफ टेक्नोलॉजी, न्यू इनोवेटिव आइडियाज इनबिल्ट किया जाता है। अभी मान लीजिए ऑक्सीजन की स्कार्सिटी होगी तो हर कोई ने ऑक्सीजन कैसे बेहतर मैन्युफैक्चरिंग हो सके, कैसे अल्टरनेट वे आउट से भी मैन्युफैक्चरिंग हो सके, और इंडस्ट्री ने जो अदर गैस बनाते थे उसको उन्होंने कम समय में ऑक्सीजन, लिक्विड ऑक्सीजन बनाना चालू कर दिया। तो बिजनेस, ऑपरेशंस एंड रिसर्च, मैथमेटिक्स के बिना, क्योंकि मैथमेटिक्स डाटा को जो हम एनालाइज करेंगे विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिक्स, और आगे जब हम बढ़ेंगे तो हम डाटा को प्ले करेंगे। देखो यहाँ पे 1 था तो कैसा ये डाटा आया, फिर ये प्राइस हुआ तो ये इंपैक्ट आया। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स को स्टडी करने के लिए अपने को इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स को भी समझना पड़ेगा। इनकॉर्पोरेट करती है, मतलब सम्मिलित करती है टूल्स, जैसे मैथमेटिक्स हो गया, मैनेजमेंट थ्योरी हो गया, अकाउंटिंग हो गया, एंड नॉर्मेटिव इन नेचर। तो इकोनॉमिक थ्योरी जो डेवलप किया है अलोंग 2 लाइंस, एक पॉजिटिव एंड दूसरा नॉर्मेटिव। यहां पे क्या होता है, ए पॉजिटिव और प्योर सेंस एनालाइज कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। जो पॉजिटिव साइंस होते हैं वह कॉज एंड इफेक्ट पे काम करता है। वहां पे जो वेरिएबल्स आते हैं, जो डाटा आते हैं, वेरिएबल्स इन ऑब्जेक्टिव्स इन ए साइंटिफिक मैनर, बट यहाँ पे कोई वैल्यू जजमेंट नहीं होता है। लेकिन नॉर्मेटिव में हम लोग क्या करते हैं, स्टेट ऑफ अफेयर्स लेते हैं एंड नॉट व्हाट आउट टू बी, इन अदर वर्ड्स इट इज डिस्क्रिप्टिव इन नेचर। सपोज अभी नॉर्मेटिव को समझने के लिए अभी जो करंट सिनेरियो है मेडिकल इमरजेंसी का, कैसे हालात को सुधारा जाए, कैसे बेहतर मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाए, नॉर्मेटिव इन नेचर्स। हम कोई डाटा, मतलब यहाँ पे जो है कोई सिस्टमेटिक मेडिकल का जो सर्विस प्रोवाइड करने का तौर तरीका उस पर नहीं है, उससे थोड़ा सा हटके अपने को करना होगा। It descriptive in nature in the sense that it describes the economic behavior of the individuals or society without prescriptions about the desirability or otherwise of such behavior. मैंने एग्जाम्पल में भी बताया बच्चों, अभी की जो प्रेजेंट हालात है, मेडिकल इमरजेंसी की जो हालात है, उसमें हमें क्या, जो सर्टेन गाइडलाइंस है उससे हमें थोड़ा सा अलग निकलना पड़ता है। अभी आप जब हॉस्पिटल जाएंगे तो आईसीयू, जो पेशेंट है आईसीयू में अगर जगह नहीं है तो कहीं और वार्ड में उसको एडमिट किया जा रहा है। आप सिनेरियो ऐसा भी देखा है हम लोगों ने, मतलब रोड पे हॉस्पिटल के इन फ्रंट ऑफ हॉस्पिटल पेशेंट वो ऑक्सीजन लगा हुआ है। तो नॉर्मेटिव इन नेचर में जाके भी हम लोग बिजनेस डिसीजंस लेते हैं without prescriptions about the desirability or otherwise of such behavior. अब नॉर्मेटिव साइंस जो होता है इन्वॉल्व करता है वैल्यू जजमेंट्स। इट इज प्रिस्क्रिप्टिव इन नेचर एंड सजेस्ट व्हाट शुड बी ए पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शंस अंडर ए गिवन सर्कमस्टेंसेस, एंड वेलफेयर कंसीडरेशंस आर एम्बेडेड इन नॉर्मेटिव साइंस। वेलफेयर कंसीडरेशंस, अभी मैं बात कर रहा था ना, मैक्सिमम पेशेंट्स को कैसे ट्रीटमेंट दिया जा सके,
Business economics is generally normative or prescriptive in nature. It suggests applications of economic principles with regard to policy formulations, decisions making, and future planning. However, if the firms are to establish valid decision rules, एक वैलिड डिसीजन रूल्स अगर हम इंप्लीमेंट करते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं इन्वायरमेंट में, आज ऑक्सीजन की क्राइसिस हुआ, क्यों हुई? अभी हम लोगों ने गोवा का एक केस पढ़ा जहां पे ऑक्सीजन प्रॉपर हैं, बट जिस स्पीड से या जिस फोर्स से ऑक्सीजन की सप्लाई होनी चाहिए पाइपलाइन में, उस फ्लो से नहीं प्रभावित हो रहा है। रीजंस, क्योंकि ऑक्सीजन का ऑलवेज रिक्वायरमेंट होता नहीं, नॉर्मल पेशेंट आते हैं, तो क्या है, उसकी प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं हुई, 10 सालों से उसका काम नहीं हुआ है, तो जंग लग गया है। अब क्या है, प्रॉपर फ्लो नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से मतलब ऑक्सीजन सब लेवल है और पेशेंट्स मर रहे हैं। तो हमें अंडरस्टैंड करना होगा द एनवायरनमेंट। दिस रिक्वायर्स ए स्टडी ऑफ पॉजिटिव और डिस्क्रिप्टिव इकोनॉमिक थ्योरी, और बिजनेस इकोनॉमिक कंबाइंस द एसेंशियल्स ऑफ नॉर्मेटिव एंड पॉजिटिव इकोनॉमिक थ्योरी। बिजनेस ऐसा नहीं है जो हम नॉर्मेटिव को सेट असाइड कर दे, पॉजिटिव इकोनॉमिक थ्योरी को सेट असाइड कर दे और बिजनेस इकोनॉमिक्स के बारे में बात कर ले। ये दोनों नॉर्मेटिव एंड पॉजिटिव दोनों कंबाइंस करते हैं, और द एम्फेसिस बीइंग मोर ऑन द फॉर्मर देन द लेटर।